नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं। उत्तरकाशी में धारा 144 लागू करने के आदेश आ चुके हैं। जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने यह आदेश जारी किए हैं। यमुनोत्री में भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री धाम तक जो संख्या है वो घोड़े खच्चरों की तय कर दी गई है। साथ ही डंडी कंडी वालों की भी संख्या तय कर दी गई है। तो ये जो धारा 144 है ये जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री मंदिर तक लागू कर दी गई है। पैदल मार्ग पर अधिकतम आपको बता दें 800 घोड़े खच्चर ही जा सकेंगे। 5 घंटे से अधिक कोई घोड़ा खच्चर यात्रा मार्ग पर नहीं रहेगा। बड़कोट एसडीएम एसपी ने डीएम को इस सबकी रिपोर्ट भी सौंपी। भीड़ को लेकर डीएम को सौंपी गई रिपोर्ट और इस दौरान यमुनोत्री पैदल मार्ग संकरे होने के कारण यह फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां यमुनोत्री धाम में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री मंदिर तक धारा 144 लागू रहेगी, क्योंकि जो मार्ग है यात्रा का वो काफी दुर्गम है। इसी को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और भारी संख्या में जिस तरह से यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए फैसला लिया गया है। इसी के साथ क्योंकि यात्रा मार्ग में लोगों के साथ घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वाले भी इस दौरान मौजूद रहते हैं, इसको देखते हुए घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों की संख्या को भी नियमित कर दिया गया है, तय कर दिया गया है। पैदल मार्ग पर अधिकतम 800 घोड़े खच्चर ही अब जा सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से उत्तरकाशी से जिस तरह से तस्वीरें आ रही थी, क्योंकि यमुनोत्री धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे थे, पहुंच रहे थे, ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए अब ये नया फैसला लिया गया है। उत्तरकाशी डीएम की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा होती है। पूरे साल भर जो इस यात्रा से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं या पर्यटक जो वो इस यात्रा को लेकर पूरे साल भर इंतजार करते हैं। जैसे ही यात्रा शुरू होती है उनकी आर्थिकी का एक जरिया यहाँ पर शुरू हो जाता है। ऐसे में यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चल सके उसके लिए लगातार सरकार यहाँ पर प्रशासन को दिशा निर्देश यहाँ पर देने का काम कर रही है। प्रशासन के अधिकारी जो फील्ड कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर निर्देशित कर रहे हैं ताकि यात्रा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था वहाँ पर न बनी रहे। और यही वजह रही कि यमुनोत्री धाम में जो पिछले दिनों जो यात्रा के जो वीडियो वायरल हुए थे, जिस प्रकार से भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है, उस भीड़ को नियंत्रित करने का जिला प्रशासन के पास यही एकमात्र यहां पर साधन बचा हुआ था, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी सरल हो सके, सुगम बन सके और वो धामों में सुगमता के साथ अपना दर्शन वहां पर कर सके। साथ ही जो भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है उस भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सके। तो धारा 144 वहां पर लगाई गई है, यानी वो इस वेब में धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है ताकि यात्रा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न पनप पाए और यह यात्री के जो वहां पर पहुंचे हैं उनकी यात्रा सफल हो सके। उसके लिए एक रोटेशन प्रणाली वहां पर बना दी गई। पहले गाड़ियों के लिए गेट सिस्टम को लागू किया गया था। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पहले गाड़ियों का गेट सिस्टम था, चाहे यमुना वैली से हो या गंगा वैली से हो, उन गाड़ियों के लिए गेट सिस्टम लागू कर दिया गया था। हर 2 घंटे में गाड़ियों को आगे नए स्टॉप के लिए छोड़ने का काम वहाँ पर किया जा रहा था। उसके बाद जो उनका पंजीकरण होता था उस पंजीकरण को चेक करने का काम वहाँ पर किया जाता था। अगर कोई बिना पंजीकरण के वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे तो उन्हें वापस भेजने का काम वहाँ पर किया जा रहा था, या फिर वहीं से ही कोई दूसरे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जो माध्यम थे उन माध्यमों के जरिए उनको यात्रा कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा था। इसके अलावा जो यात्रा मार्ग है, यानी ये कह सकते हैं कि जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का जो पैदल जो मार्ग है उस मार्ग पर किसी भी प्रकार से भीड़ अनियंत्रित ना हो सके, क्योंकि भीड़ के अनियंत्रित होने से उस धाम के जो यात्रा मार्ग है, जो पैदल रास्ते का जो मार्ग है वो बहुत संकरा मार्ग है। ऐसे में वहां पर भीड़ ज्यादा हुई तो कोई भी अप्रिय घटना वहां पर घट सकती है। उन सब चीजों को देखते हुए निर्णय यहाँ पर लिया गया था। ऐसे में सीधे तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो यात्री धाम में पहुंचा है, जो श्रद्धालु धाम में पहुंचा है, उसे 1 घंटे के भीतर दर्शन आदि जो भी वहां पे कार्य करने हैं उन कार्यों को करने के बाद उसे वापस आना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो जो उसके जो साधन था या रजिस्ट्रेशन का था उस पर वहां पर कार्रवाई हो सकती है। गाड़ियों के लिए भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो
बरकोट से यमुनोत्री धाम के लिए जो गाड़ी रवाना हो रही है उसे 5 घंटे के भीतर अपनी यात्रा को सफल करना होगा। यानी रास्ते में जो जाम या दूसरी जो दिक्कत है उन सभी दिक्कतों को पार करके उसे यात्रा को पर पहुंचे श्रद्धालुओं को वहां पर पहुंचाना होगा और उन्हें फिर वापस लाने की भी जिम्मेदारी होगी। अगर इस दौरान कोई श्रद्धालु अपनी गाड़ी पर तय समय पर नहीं पहुंचता तो फिर उसे वहीं छोड़कर गाड़ी को वापस आने के लिए कहा गया है। इसके अलावा क्राउड को मैनेज करने के लिए कई तरह के जो है कदम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे वो गेटवे सिस्टम हो या फिर जिस तरह से अब धारा 144 यमुनोत्री धाम में लागू की गई है। अब जिस तरह से जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री धाम तक का जो पैदल मार्ग है, काफी संकरे वहां पर रास्ते हैं और तस्वीरें भी शुरुआत में सामने आई थी जहां पर काफी भारी संख्या में श्रद्धालु वहां एक साथ पहुंचे हुए थे और इसी बात की चीज निकल कर आई थी कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि दुर्गम वो पूरा रास्ता है। अब जिस तरह से धारा 144 लागू कर दी गई है तो क्या कुछ तस्वीर वहां पर बदलेगी, क्या कुछ डिफरेंस वहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर चीज का एक सिस्टम वहां पर लागू कर दिया गया है। यानी चाहे वो घोड़े डंडी कंडी वाले हों या फिर पैदल यात्री हों या फिर गाड़ियों से आने वाले यात्री वहां पर हों, उन सब के लिए एक रोटेशन प्रणाली वहां पर लागू कर दी गई है। अब सभी यात्रियों को अपने तय समय पर अपनी यात्रा को पूरा करना होगा और उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो तय समय पर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, उस रोटेशन प्रणाली को अपनाने का काम करते हैं, तो फिर जो यात्रा है वो सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर चलनी शुरू हो जाएगी। यानी हर यात्री की यात्रा भी सफल होगी, धाम में उसको दर्शन भी करने को मिलेंगे और वहां पर किसी भी प्रकार से जो भीड़ या जो दूसरी अव्यवस्था है वो भी वहां पर नहीं देखने को मिलेगी। तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से जो जिला प्रशासन की तरफ से जो कठोर कदम वहां पर उठाए गए वो सिर्फ यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए गए और उसके पीछे सीधा एक ही मकसद है कि यात्रा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था वहां पर ना फैले। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो बात वहां पर देखने को मिल रही है कि इन कठोर निर्णयों के बाद जो यात्रा है वो यात्रा वापस पटरी पर लौटती नजर आ रही है, व्यवस्थित होती हुई नजर आ रही है और जिला प्रशासन के जो कदम है उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। जी बिल्कुल। अब है जहां एक तरफ अब प्रशासन की तरफ से सख्त यहां पर कदम उठाए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और क्राउड जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। आप नजर बनाए रखें। अब आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे आपसे। वहीं अब बात बद्रीनाथ की कर लेते हैं। बद्रीनाथ में 15 लोगों के फोन यहां पर जब्त किए गए हैं। रील बनाने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। 8 घंटे जब्त रखने के बाद लोगों के फोन उन्हें वापस किए गए। साथ ही 250 रुपए का हर शख्स पर जुर्माना भी लगाया गया। मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील बनाना या किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी पर बैन लगा दिया गया है। हिदायत देते हुए प्रशासन ने सभी के फोन यहां पर लौटाए। आपको बता दें कि बीते दिनों ही हमने देखा था किस तरह से चारधाम यात्रा की मर्यादा जो है वो बनी रहे, मंदिर परिसर की मर्यादा बनी रहे। इसको देखते हुए रील बनाने पर या फोटो या वीडियोग्राफी पर 50 मीटर के दायरे में मंदिर के उस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की भी बात कही गई थी। वहीं बद्रीनाथ से खबर है जहां 15 लोगों को प्रशासन की तरफ से रील बनाते या वीडियोग्राफी करते हुए पाया गया। इन 15 लोगों पर कार्रवाई होते हुए उनके फोन भी जब्त किए गए। साथ ही 8 घंटे बाद उनके फोन वापस किए गए और 250 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से अब की बार ये निर्णय लिया गया था कि मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी पर बैन रहेगा, जिसके बाद अब बद्रीनाथ से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां 15 लोगों से फोन भी जब्त किए गए, उन पर कार्रवाई भी हुई और जुर्माना भी वसूला गया। अब है जी बिल्कुल, इसे ये समझा जा सकता है कि जो भी धामों में इस तरीके के कदम उठाता हुआ नजर आएगा जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ रही हो या फिर जो धामों की जो मान्यता उन मान्यताओं से खिलवाड़ हो रहा हो तो उसके खिलाफ इसी तरीके के कठोर कदम वहां पर उठाए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में भी कुछ ऐसे ही 15 लोगों को चिन्हित कर उनके फोन जब्त करने का काम मंदिर समिति की तरफ से किया गया, क्योंकि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए कि मंदिर परिसर के भी यानी जो मंदिर परिसर है उसके 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति चाहे श्रद्धालु मंदिर परिसर में रील नहीं बना पाएगा, वीडियोग्राफी नहीं वहां पर कर पाएगा या फिर फोन चलाने का जो उद्देश्य है कि फोटो खींचना, वो सब चीजें वहां पर नहीं कर पाएगा। क्योंकि पिछले दिनों कई तरह के कैसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे जिससे धामों की जो मान्यताएं जो परंपराएं वो टूटती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए प्रशासन की तरफ से सख्त नियम यहाँ पर लागू कर दिया गया था कि 50 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति कोई भी श्रद्धालु अपनी मोबाइल के जरिए अपनी रील या वीडियोग्राफी कर नहीं पाएगा।
लेकिन बद्रीनाथ धाम में 15 लोगों की तरफ से इस तरीके के जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन करने का काम वहां पर किया गया। मंदिर समिति की तरफ से उन सभी लोगों के वहां पर मोबाइल जब्त कर लिए गए, उन पर जुर्माना लगाया गया और 8 घंटे के बाद उन्हें वापस वो मोबाइल दे दिए गए। लेकिन साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि निकट भविष्य में किसी भी प्रकार से वो इस तरीके की जो मान्यताएं होती है, मंदिर के जो दिशा निर्देश होते हैं मंदिर समिति में, उनका सभी को पालन वहां पर करना होगा और किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये एक कहा जा सकता है कि बद्रीनाथ से ऐसी तस्वीरें सामने आई, वहीं जो ये नियम है ये चारों धामों और चारों मंदिरों के लिए लागू है क्या? बाकी धामों से भी इस तरह की खबर सामने आ रही है जहां जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, साथ ही वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की कुछ बात? देखिए, सबसे ज्यादा इस बार जो वीडियो वायरल हुए थे वो केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के वीडियो वायरल हो रहे थे। लेकिन इन्हीं 2 धामों पर यह नियम लागू नहीं हुआ, बल्कि मंदिर समिति की तरफ से या सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसमें पूरे चारों धामों के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए थे। तो ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पूरी तरीके से इस समय वहाँ पर जो सख्ताई है, क्योंकि भीड़ सबसे ज्यादा इन धामों में वहाँ पर पहुंची, तो ऐसे में जो पुलिस या सुरक्षा कर्मी जो वहाँ पर मुस्तैद है, जो तैनात है, वो मुस्तैदी के साथ अपना काम वहाँ पर कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में कहा जा सकता है कि जिस सुगमता से श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में उन नियमों को तोड़ने का काम भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि मंदिर समिति की तरफ से या सुरक्षा में जो तैनात वहां पर कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ऐसे सभी व्यक्तियों को वहां पर हिदायत देने का काम किया जा रहा है जो मंदिर समिति के या सरकार के बनाए गए नियमों को तोड़ने का काम वहां पर कर रहे हैं। उनके खिलाफ जुर्माना वसूलने का काम भी वहां पर हो रहा है। यानी फोन से वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते हुए अगर कोई पाया जाता है मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे के अंदर, तो यहाँ पर प्रशासन भी अब इस चीज को देखते हुए सख्त रुख अपना रहा है और उनके फोन भी जब्त किए जा रहे हैं, साथ ही कड़ी हिदायत के बाद उनके फोन लौटाए जा रहे हैं, जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अब आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। तो वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रीन कार्ड का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। टैक्सी के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी हुए हैं, बसों के लिए 2,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी हुए हैं, मिनी बसों के लिए 3,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी हुए हैं। अब तक लगभग 17,000 ट्रिप कार्ड भी जारी हुए हैं। परिवहन विभाग ने 1 करोड़ से ज्यादा की इससे कमाई भी की है। विभाग ये सुनिश्चित करता है कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से और यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन किया जाए, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा 4 हाईटेक चेक पोस्टें बनाई गई हैं, जो ये 4 मुख्य रूट हैं उन पर, जैसे बाड़वाला में, कुठाल गेट में, ब्रह्मपुरी में और भद्रकाली में। यहाँ पर हम गाड़ियों की चेक करते हैं कि क्या गाड़ी को ग्रीन कार्ड इशू है कि नहीं है, और जो भी यात्री बैठे हैं वो पूरी तरह पंजीकृत होने चाहिए और उनके दर्शन की डेट 2 दिन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां आती हैं, प्राइवेट गाड़ियों को भी हम चेक करते हैं कि उनमें जो यात्री जा रहे हैं वो पंजीकृत यात्री जाएं और उनकी अभी की दर्शन की डेट होनी चाहिए। साथ में ऐसी प्राइवेट गाड़ियां जिसमें कि किराए पर अगर ले जाने का प्रयास किया जाता है तो उनके खिलाफ चालान किया जाता है। अब तक हम इस प्रकार की 60 से ऊपर अन्य राज्यों की गाड़ियां बंद कर चुके हैं जो प्राइवेट गाड़ी टैक्सी के रूप में संचालित करने का प्रयास किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब एम्स ऋषिकेश की कर लेते हैं। एम्स ऋषिकेश से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एम्स के 4थे फ्लोर पर पुलिस की वैन पहुंची, मरीजों को इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। छेड़खानी के मामले में गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची और महिला डॉक्टर से छेड़खानी के मामले में पुलिस एम्स ऋषिकेश पहुंची। नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़खानी का आरोप यहां पर लगाया गया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जो वैन है वो एम्स ऋषिकेश के 4थे फ्लोर पर पहुंच गई। इस दौरान मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसके तफ्तीश में पुलिस की वैन सीधे एम्स ऋषिकेश के 4थे फ्लोर पर पहुंच गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जो वैन है वो एम्स ऋषिकेश के 4थे फ्लोर पर पहुंच गई, जिससे मरीजों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एम्स की महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी से जुड़ा पूरा मामला था, जिसकी जांच के लिए पुलिस की वैन पूरे पुलिस बल के साथ एम्स ऋषिकेश के 4थे फ्लोर पर पहुंचे। नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़खानी का आरोप यहां पर लगा।
अभय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये पूरा मामला ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल का मामला है, जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ वहीं के ही एक नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी की तरफ से वहां पर उनके छेड़छाड़ की गई थी। और मामला इतना गंभीर था कि जो वहां पर जो दूसरे कर्मचारी थे उनकी तरफ से इस पूरे घटना का विरोध वहां पर किया जाने लगा था। नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ वहां पर एक मुहिम छेड़ दी गई थी। जो दूसरे डॉक्टर कर्मचारी थे कि उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार वहां पर की जा रही थी। यही नर्सिंग अधिकारी वहां पर ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल स्टाफ था वहां पर वो एडमिट कर दिया गया था। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी वहां पर दी थी और वहीं पर वो एडमिट होने का काम कर दिया गया था। लेकिन ये कह सकते हैं कि महिला डॉक्टर की तरफ से जब ये बात पुलिस को वहां पर बताई गई थी और एक तहरीर वहां पर दी गई थी, तो पुलिस की तरफ से उस नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी करने की बात वहां पर कही गई। और चौथे फ्लोर पर ये कह सकते हैं कि फिल्मी अंदाज में सारे नियमों को तोड़ते हुए, हॉस्पिटल्स के जो नियम होते हैं उन नियमों को तोड़ते हुए और पुलिस की जो वैन है वो वहां पर, लेकिन अभी क्या जरूरत आन पड़ी कि पुलिस जो है, पूरी टीम जो पुलिस की है वो पुलिस वैन के साथ ही एम्स हॉस्पिटल के अंदर एंटर भी करती है और चौथे फ्लोर पर भी पहुंच जाती है? जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल इस समय है। जांच का विषय भी यही है कि पुलिस को ऐसी आखिर कौन सी इमरजेंसी वहां पर आन पड़ी थी कि सारे नियमों को तोड़ते हुए चौथे फ्लोर पर वार्ड तक पुलिस की वैन को ले जाना पड़ा था। अगर पुलिस को गिरफ्तार करना था तो सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जब डॉक्टरों की रजामंदी, डॉक्टरों की सहमति आ गई थी कि व्यक्ति उक्त जो आरोपी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो सही है, तो फिर उसे दूसरे माध्यम से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से फिल्मी अंदाज में कह सकते हैं कि नियमों का कोई भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया, सारे नियमों को तोड़ने का काम यहाँ पर किया गया। और चौथे फ्लोर पर जहाँ पर वह पेशेंट एडमिट होते हैं, जिस वार्ड में पेशेंटों को रखा जाता है, जहाँ पर उनका इलाज होता है, वहां पर पुलिस की वैन चली गई। और उस पुलिस की वैन के आने से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वार्ड में एक भगदड़ सी मची हुई नजर आ रही थी। मरीजों को तीतर भीतर करने का काम वहां पर किया जा रहा था। किसी के बेड को एक साइड से दूसरे साइड ले जाने का काम किया जा रहा था। जो स्टेशन वहां पर रखे हुए थे जिस पर पेशेंट आने जाने का काम कर रहे थे, उन स्टेशनों को भी साइड लगाने का काम किया जा रहा था। और जिस प्रकार से पुलिस की इस वैन को सुरक्षा देने का काम वहां पर अस्पताल प्रबंधन के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किया जा रहा था, वो सीधे तौर पर सवाल खड़े करने वाला है कि आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी या ऐसा कौन सा बड़ा घटनाक्रम वहां पर घट गया था जिस पर पुलिस को इस अंदाज में वहां पर सारे नियमों को तोड़ते हुए उस व्यक्ति को, उस नर्सिंग अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए चौथी फ्लोर तक गाड़ी को ले जाना पड़ा था। अभी तक ये कहा जा सकता था कि इस तरीके के जो वाकया होते थे वो सिर्फ एक फिल्मों में देखने को मिलते थे, फिल्मों में देखने सुनने को मिलते थे। लेकिन जिस प्रकार से ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में ये नियमों को तोड़ने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पर किया गया, वो जांच का विषय है और उस पर कार्रवाई होना जरूरी भी है। और ये कहा जा सकता है कि जो कानून के जो जानकार हैं, कार्रवाई की बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्या पुलिस से स्पष्टीकरण या कुछ जवाब इस दौरान मांगा गया है? पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर ना तो कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया, ना ही इस मामले पर पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं ठीक है, अभी आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है। बता दें कि इस मौके पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा स्नान करना शुरू कर दिया और तब से ये सिलसिला निरंतर जारी है। तो वहीं इसकी मान्यता ये भी है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। फिलहाल स्नान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए हुए हैं। 7 जोन और 19 सेक्टर में बांटा गया है। हमारे यहाँ पे ओवरऑल इंचार्ज हमारे एसपी सिटी हैं और उनके अंडर काफ़ी पुलिस उपाध्यक्ष है, सीओज हैं, फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है और बाकी फोर्स है। तो सभी को अलग अलग जगह ड्यूटी दी गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी अलग प्लान बनाया गया है, पार्किंग व्यवस्था की गई है और ओवरऑल सादा वस्त्रों में भी हमारे लोग हैं ताकि किसी भी तरह से यात्रियों को और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देखिए, आज वैशाख मास की जो पूर्णमासी है, इसका विशेष महत्व इस बात से बन जाता है कि आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने की शुरुआत की थी।
आज ही के दिन भगवान नारायण के और लक्ष्मी जी के पूजन का महत्व बढ़ जाता है। उपवास करने के पश्चात जो आज गंगा में स्नान करे, जो सप्तपुरियां हैं उन नदियों में स्नान करें और जो कुंभ क्षेत्र है उनमें स्नान करें, तो व्यक्ति को साक्षात नारायण के समान हो जाने का आशीर्वाद मिलता है। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है और आज के दिन हरिद्वार में देखा जा सकता है कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनका एक सैलाब सा हर की पैड़ी पर और अन्य जो गंगा घाट है वहाँ पर देखा जा सकता है। लोग आज के दिन गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान और पूजन यहाँ पर हर की पैड़ी पर लगातार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में इस समय हर की पैड़ी पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के 10वें अवतार भगवान बुद्ध को उनका आज ही जो ज्ञान की वो प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से इस तरह जो त्यौहार है ये मनाया जा रहा है। स्नान तो लगातार यहाँ पर है। और अगर हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो हरिद्वार को पूरे मेला क्षेत्र को यहाँ 7 जोन और 13 सेक्टरों में यहाँ पर बांटा गया है ताकि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो हो सके। और ट्रैफिक के लिए भी यहाँ पर रूट डाइवर्जन यहाँ पर किया गया है ताकि सड़कों पर किसी भी तरह के जाम से बचा जा सके। हालांकि सड़कों पर अभी भी जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि 4 धाम को आने वाले जो यात्री हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, जिस कारण यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस। विकास चौहान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और इस मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है, साथ ही 4 धाम को लेकर भी भीड़ देखने को मिलती ही है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है ताकि भीड़ को जो है नियंत्रित किया जा सके। देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है, क्योंकि जिस तरह 4 धाम यात्रा चल रही है और जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं कि जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं 4 धाम के यात्रा के लिए उनके अभी रजिस्ट्रेशन 31 तारीख के बाद ही किए जाएंगे, क्योंकि लगातार जो पहाड़ों पर 4 धाम है वहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी, जिस कारण से प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा, जिसके बाद से हरिद्वार में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। और जिसका असर आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भी देखने को मिला, जहाँ सुबह तड़के से हजारों लाखों की संख्या में लोग हर की पैड़ी और उसके जो आसपास के गंगा घाट है वहाँ पर पहुंचकर गंगा स्नान है वो यहाँ पर कर रहे थे। उसका असर साफ साफ यहाँ पर देखा भी जा सकता है। जो यहाँ हरिद्वार की हाईवे सड़कें हाईवे हैं वहाँ पर जाम की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से रूट डाइवर्जन का प्लान यहाँ पर कल रात से ही शुरू कर दिया गया था, क्योंकि हैवी जो ट्रैफिक है उनको शहर से बाहर ही पार कराया गया था ताकि शहर के अंदर किसी भी स्थिति से संभाला जा सके। तो उसका असर इसी देखने को मिल रहा है लगातार। बिल्कुल, यानी रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। साथ ही विकास, जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा के दिन मां गंगा का आशीर्वाद लेना, मां गंगा का में डुबकी लगाना और उनका पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है, इस वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु जो है हरिद्वार पहुंच भी रहे हैं और गंगा स्नान भी कर रहे हैं। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि श्रद्धालु में कैसा जोश और उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह बिल्कुल देखते ही बनता है, क्योंकि हजारों की संख्या में तो शहर के जो अन्य घाट है वहां पर ही लोग यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर की पैड़ी जो मुख्य जो स्नान क्षेत्र है वहां पर लाखों की संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। अगर हम जैसे जैसे दिन की बढ़ने की बात करेंगे वैसे वैसे लोग और यहाँ पर बढ़ते हुए घाटों पर दिखाई देंगे, क्योंकि मौसम भी इस अनुकूल है कि जो गर्मी है उससे निजात पाने के लिए भी गंगा का सहारा लोग यहाँ पर करते हैं। क्योंकि जिस तरह से 40 के पार जो पारा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, वहीं चाहे छोटे हों चाहे बड़े किसी भी उम्र के लोग हों यहाँ पर स्नान के लिए जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जो गंगा का शीतल जल है उससे कहीं ना कहीं पवित्रता तो आती है आत्मा की, वो साथ साथ गर्मी से भी राहत यहाँ पर मिलती है। तो उसके चलते भी लगातार श्रद्धालुओं में हर की पैड़ी और अन्य जो घाट है वहाँ पर पहुंचकर स्नान ध्यान। बिल्कुल, यानी बुद्ध पूर्णिमा को देखते हुए आज भारी संख्या में दूर दूर से जो है श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पौड़ी पर मां गंगा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और डुबकी भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।